तो कल के सेशन में आई गेस हम लोग की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई थी कंप्लीट। स्टेटमेंट बताए थे, प्रॉब्लम्स भी कराई थी, या कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे हम लोगों ने कंडीशनल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आई थिंक कुछ स्टूडेंट मिस किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के दो स्टेटमेंट बोले थे मैंने, पी ए गिवन बी। इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बी, ऊपर जाएगा नंबरेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए गिवन दैट ए अकर। ये आपका पी ए गिवन बी की वैल्यू होगी। पी बी गिवन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इवेंट ए हो चुका है, ए के होने के बाद बी होने की प्रोबेबिलिटी। ये आपका पी बी ए बी हो। इस पे मैंने बाकी जो क्वेश्चंस थे रीजन की हेल्प से बनाना और वो सारी चीजें मैंने बता दिया था आपको। आई थिंक आप सब लोग अब थे, या फिर कोई ऐसा भी था स्टूडेंट जो लास्ट सेशन में एब्सेंट था? ठीक है, वैभव आप नहीं थे। ठीक है, तो मैंने उस केस में बोर्ड शेयर किया था आपके साथ में, वो देख लिया था ना आप लोगों को? शायद वीडियो तो अवेलेबल नहीं हो पाया होगा, मुझे ध्यान ऐसा लग दिख रहा है आज से। मतलब देख के आए क्या लास्ट लेक्चर में क्या न- पढ़ाया था वो? नहीं सर, बट थोड़ा बहुत आइडिया है प्रोबेबिलिटी का। आई थिंक इतनी दिक्कत नहीं आएगी कैचअप करने में। ठीक, कोई इशू नहीं। चलो आई थिंक कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, व्हेन two dices are rolled and defined event A as getting a doublet and event B as getting some 10 or more, then प्रूव दैट में देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि प्रूव दैट ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें चार ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो प्रूव दैट इवेंट्स ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। करो प्रूफ। आई थिंक ये तो बहुत आसान हो गया है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ए तो इवेंट क्या जाएगा? डबलेट मतलब 1 1, 2 2, 3 3 एंड 6 6। बी में क्या आ जाएंगे आपके? गेटिंग सम 6 10, 6 4, 4 6, 5 5, 6 5, 5 6 और 6 6। डायरेक्टली हो रहा है ये तो नहीं देना चाहिए था। चलो क्वेश्चन करता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया था, चलो कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 की 1/6 है, तो इसमें इशू नहीं है। हाँ, क्वेश्चन करो। प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर पिज्जा and getting it within time is 1/4, and probability of that he ordered
पिज्जा is 1 by 3. Then find the chances that he will get ordered pizza within time. निकालो. आ गया आंसर. सिर्फ 40 सेकंड का था. थ्री बाई फोर. बिल्कुल सही आंसर. आगे बाकी लोग को भी. यस सर। ठीक है. क्या चाहिए आपका? पी ए बी निकालना है. तो सबसे पहले आपका क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग पिज्जा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग पिज्जा एंड गेटिंग ऑन ए टाइम. डायरेक्टली आपका क्या, 1/4/1/3 मतलब 3/4 डायरेक्टली आंसर. ये बेसिक एग्जांपल दिया था जो कल की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे था. तो ये कल होना था. ठीक है, अभी स्टार्ट करता हूँ नया टॉपिक, इंडिपेंडेंट इवेंट. लास्ट लेक्चर में आई थिंक आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट पूछ रहा था डाउट इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, तो उसकी कंडीशन मैं बता देता हूँ. ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है. इंडिपेंडेंट इवेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है एक बार आपके पीएचडी पे. इंडिपेंडेंट इवेंट की क्या कंडीशन होती है मैं बोलूंगा आपका. टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड independent events if occurrence or non-occurrence of one does not affect the chances of other. ये डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. अब ये तो क्या आपका थ्योरेटिकली हो गया लैंग्वेज की हेल्प से. मैथमेटिकली कैसे करूंगा आपका मैं बोलूंगा. इफ इवेंट ए इज independent from event B, then P A given B, मतलब A के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है जब B हो चुका है. अब देखो यहाँ पे A के होने की प्रोबेबिलिटी, A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब A का B के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब A के होने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो एक्चुअली A के होने की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब P A होगी. सिमिलरली P B गिवन A, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, P B हो जाएगी. तो इससे मैं कंक्लूड करूं, पी ए गिवन बी, इसकी वैल्यू मैं देखूंगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू पी ए. और इसकी वैल्यू देखूंगा तो पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी. तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पी ए इंटू पी बी. और सिमिलरली पी बी इंटरसेक्शन ए, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, पी बी इंटू पी ए, मतलब दोनों एक ही बात है. तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, यही जो कंडीशन है, यही क्या कंडीशन है, सफिशिएंट एंड नेसेसरी
condition for two events to be independent. जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता था, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उस केस में पी ए गिवन बी इज इक्वल टू जीरो। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? आई थिंक कल किसका डाउट था, जिसका भी डाउट था, याद नहीं है मुझे नाम, लेकिन किसी का डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। नोट करो। अच्छा, अब देखो, मान लो यदि दो इवेंट एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं हुए, तो इंडिपेंडेंट नहीं हो तो उसको क्या बोलूंगा, आपका डिपेंडेंट इवेंट बोल दूंगा, तो उसमें कुछ सोचना नहीं है। सिमिलरली मैं बोलूं ए और बी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो मतलब ए का होना या नहीं होना, बी के होना या नहीं होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ए बी से इंडिपेंडेंट है, तो ए नॉट भी बी से इंडिपेंडेंट होगा, बी नॉट भी ए से इंडिपेंडेंट होगा, और बी नॉट भी ए नॉट से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ये चारों की चारों चीजें आपकी क्या है, सही रहेगी। क्वेश्चन कैसे कुछ पूछा जा सकता है इसमें? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपका, इससे पहले एक नोट लिख लो, क्वेश्चन से पहले एक नोट लिख लेते हैं। नोट, इफ ए एंड बी आर independent events, then A and B not, or A not और B, और A not और B not, जो भी मैंने स्टेटमेंट बोला था वही चीज को मैंने लिख दिया, आर पेयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए नॉट और बी, बी और ए नॉट, और ए नॉट और बी नॉट, ये भी आपके क्या पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। नेक्स्ट नोट में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इफ A and B are independent events, then तो उस केस में P A यूनियन B के बारे में बता सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? P A यूनियन B की वैल्यू, पी ए प्लस पी बी। नहीं, P A प्लस पी बी माइनस P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या थी? P A इंटू पी बी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए है, जबकि डिफरेंस बताने के लिए वाइल A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो उस केस में पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है आपकी? पी ए प्लस पी बी। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंट होता है। क्यों? ये क्यों किया है? क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होती थी? पी ए इंटू पी बी, व्हेन ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर दूंगा, उससे आपका क्या अच्छा अच्छा। अच्छा, अब मान लोकेशन में आपने कोई कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, आपको मान लोकेशन ऐसे घुमाने के दे दिया, इफ टू इवेंट्स A and B are mutually exclusive as well as independent event, then उस केस में क्या होगा? ये कब होगा? एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी है, तो उस केस में क्या होगा, कब होगा?
कोई एक जीरो होना चाहिए आई थिंक। कोई एक जीरो होना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पी ए इंटू पी बी होगी, ये इंडिपेंडेंट होगा, जबकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की इसकी वैल्यू जीरो। अब ये वैल्यू कब जीरो होगी, जब आइदर पी ए इज इक्वल्स टू जीरो और पी बी इज इक्वल्स टू जीरो और बोथ जीरो। तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, एटलीस्ट देन ये कब होगा, कब होगा, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इम्पॉसिबल इवेंट। उसी केस में ये दो इवेंट एक दूसरे के क्या होंगे आपके, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट होंगे, वरना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अलग होगा, इंडिपेंडेंट अलग होगा। आई थिंक अब सारा डिफरेंस क्लियर हुआ है सबको। चलो एक क्वेश्चन की हेल्प से कर देते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से कर देते हैं। क्वेश्चन जैसे मान ले दे दिया, लेट ए डाइस इज रोल्ड एंड डिफाइंड आउटकम ए एज बोल दिया है, आउटकम मल्टीपल ऑफ 3, बी दे दिया है आउटकम इज ओल्ड। देन चेक वेदर A and B are independent events or not। फटाफट से आंसर दो। आ गया आंसर। कुछ नहीं करना था इसमें। सर इंडिपेंडेंट ही आएगा। पीए की वजह निकालूंगा, ए में इवेंट देखूंगा तो ए का मतलब का क्या जाएगा, 3 और 6। तो पीए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 2/6, मतलब आपका क्या है, 1/3। पी बी आउटकम आपका क्या दे रखा है, आपका ओड। तो बी के अंदर इवेंट क्या क्या जा रहा है आपके पास, 1, 3, 5। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 3/6, मतलब आपका क्या है, 1/2। तो मैं क्या करूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालू। ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो ए और बी में दोनों में कोई कॉमन है, ओनली ए इंटरसेक्शन बी में एक इवेंट कॉमन आ रहा है, आपका क्या है, 3। तो पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6। अब मैं क्या चेक करूँ, पी ए इंटू पी बी की वैल्यू निकालूं। उसकी वैल्यू क्या है आपकी, 1/2 इंटू 1/3, मतलब ये वैल्यू भी क्या आपकी 1/6, मतलब क्लियरली पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी आ रही है, तो मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, मेंस में भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, पीजीडीबी में भी एक बार आ चुका है इंडिपेंडेंट पे ही, कि दो इवेंट दे रखे हैं, 3 इवेंट दे देते हैं, तो उस केस में ऐसा बोल देता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, बी और सी इंडिपेंडेंट है, ए बी सी इंडिपेंडेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका इंडिपेंडेंट पे। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन यही होती है आपकी। चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। If 3 coins are tossed
together and defined outcome as P दे दिया आपका सेम आउटकम, Q दे दिया आपका एटलीस्ट टू हेड, R दे दिया आपका एटमोस्ट टू हेड, देन which of following pairs is independent। ऐसे नहीं देगा, लैंग्वेज ऐसे देगा, देन P और Q इंडिपेंडेंट है, Q और P इंडिपेंडेंट है, Q और R इंडिपेंडेंट है, ऐसे है। ए ऑप्शन आपका दे दिया आपका P एंड Q, बी ऑप्शन P एंड R, सी ऑप्शन Q एंड R और डी ऑप्शन ऑल R। है आंसर? कब टाइम ले लिया? डी सर आंसर। डी। चलो चेक करते हैं। देखो P में आउटकम क्या आएंगे, सेम है, मतलब हेड 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 या टेल टेल टेल। तो P, प्रोबेबिलिटी ऑफ P, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 2/8, मतलब 1/4। क्यू के अंदर आपके आउटकम क्या जाएंगे, एटलीस्ट टू हेड। टू हेड मतलब हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड हेड। ये क्या हो गया, एग्जैक्टली टू। और ये क्या हो गया, थ्री हेड। एटलीस्ट टू में यही दो केस बनेंगे, तीन केस बनेंगे, तो टोटल आपका क्या है, पी क्यू। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 4/8, मतलब क्या जाएगी, 1/2। आर एटमोस्ट टू हेड, मतलब एटमोस्ट टू हेड मतलब नो, कोई भी हेड नहीं है, नो हेड, एग्जैक्टली वन हेड, और एटमोस्ट है मतलब एग्जैक्टली टू हेड। कितने केसेस बनेंगे आपके, 7। तो मतलब पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 7/8। आई थिंक आर वाला तो कोई भी नहीं हो पाएगा डायरेक्टली। अब उस केस में मैं देखूंगा आपका पहली चीज, पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू देखूंगा, तो पी और इंटरसेक्शन क्यू, इन दोनों में क्लियरली आपका क्या देखूंगा, एक ही केस कॉमन आ रहा है, तो आपका क्या है, वन केस आ गया कॉमन। तो मतलब
प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 इंटू 1/2, मतलब आपका क्या आएगा 1/8। तो मतलब ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है। सिमिलरली क्यू इंटरसेक्शन आर निकालो, सिमिलरली आर इंटरसेक्शन पी निकालो, उससे आपको आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है बता दो। Sir, only P and Q are independent. ओनली पी एंड क्यू आर इंडिपेंडेंट। ओनली पी एंड क्यू वाला तो फेल हो गया ना शायद, ये तो देखो ना। अच्छा नहीं, 1/8 आधा, हाँ सही आ रहा है ना, आधा आ गया ना, 1/4 नहीं 1/8 है, सॉरी 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 सॉरी। पी और क्यू इंडिपेंडेंट, बाकी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करता हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। क्वेश्चन आपका आ गया, इफ E1 and E2 are two events such that PE1 is equals to 1/4, PE2 given E1 is equals to 1/2, and PE1 given E2 is equals to 1/4. Then check whether E1 and E2 are independent or not. चेक करना है। आगे आंसर। Sir, independent है। देखो क्या करूँ, पी ई टू गिवन ई वन, इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, पी ई टू इंटरसेक्शन ई वन अपॉन पी ई वन। ये वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 1/2 इज इक्वल्स टू पी ई टू इंटरसेक्शन ई वन, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 1/4। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब पी ई वन की वैल्यू तो मेरे पास है, लेकिन मुझे पी ई टू की वैल्यू निकालनी है। पी ई टू की वैल्यू आ जाएगी तो अपन निकाल सकते हैं। तो पी ई टू की वैल्यू किससे निकलेगी, अपनी इस कंडीशन से। इस कंडीशन का यूज करूंगा तो पी ई वन गिवन ई टू इज इक्वल्स टू पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू अपॉन पी ई टू। इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 1/4, ये वैल्यू अपने पास दे रखी है 1/8, और ये आपका क्या है, पी ई टू है। तो इससे निकलेगा तो पी ई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/4/8, मतलब आपका क्या आएगा 1/2। तो क्लियरली मैं बोलूँ पी ई वन इंटू पी ई टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 इंटू 1/2, मतलब 1/8 आ रही है, और वो पी ई वन इंटू 6 आ रही है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। क्लियर है इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट। चलो अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन दे दूं मैं, थ्योरेटिकली वाले, थ्योरी वाले। करो थ्योरी वाले क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन है आपका, two buses A and B are scheduled to arrive at a town bus stand at noon. The probability that bus A will be late is 1 by 5. The probability that bus B will be late is 7 upon 25, and the probability that bus B is late given that bus A is late is 9 by 10. Then find the probability that neither of bus will be late on a particular day. यूजुअली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन बना के थ्योरी को लैंग्वेज बढ़ा देता है, मतलब अननेसेसरी टाइम वेस्ट करवा देता है आपका। तो फटाफट से करो। काफी टाइम ले लिया कोई आंसर? 41/50। नहीं यार, उल्टा चलता है। 27/50. नहीं, 7/10। 7/10। आई थिंक ये भी गड़बड़ है, सभी गड़बड़ है। देखते हैं क्या दे रखा है आपका, बस ए और बस बी 9/14। नहीं, ये भी गड़बड़ है शायद। चलो देखते हैं क्या गिवन है, पी ए
ये क्या है आपका बस ए लेट, मतलब लेट के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपका बस ए लेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने कितनी दे रखी है 1/5। पी बी का मतलब आपका क्या है बस बी लेट, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 7/25। अननेसेसरी इसने लैंग्वेज पे घुमाया है आपका। पी गिवन है बस बी लेट गिवन ए लेट, मतलब पी बी ए, मतलब ये लेट के ऊपर है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 7/20, 9/10 सॉरी। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है नाइदर ऑफ बी, नाइदर ऑफ बस विल बी लेट ऑन पर्टिकुलर डे, मतलब ना तो बी लेट हो ना ए लेट हो, ना तो ये आपका क्या बी लेट हो ना ही ए लेट हो। तो वो मुझे निकालना है, मतलब पी ए भी लेट ना हो और बी भी लेट ना हो, ये होता है मतलब नाइदर ऑफ लेट, मतलब पी नाइदर लेट। और ये वैल्यू क्या आपकी 1 - पी ए यूनियन बी होता है, इसकी वैल्यू मैं बोलूंगा 1 - पी ए यूनियन बी, मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सर 7/10 ही आएगा। 7/10 आएगा, चलो देख लेते हैं, मेरे पास शायद आंसर शायद नहीं होगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सोल्व करूंगा, तो इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 - पी ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 1/5, पीबी की वैल्यू दे रखी है 7/25 माइनस, क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो क्या नो निकाल सर। सकता हूँ, नहीं है तो फिर उस केस में इसके हेल्प से यूज करूंगा, पी बी गिवन ए, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, तो इससे बोल सकता हूँ पी बी गिवन ए की वैल्यू, पी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी गिवन ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 9/10 इंटू पी बी, मतलब 7/25 माइनस 9/10 इंटू 7/25। सोल्व करो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ रही सोल्व करने के बाद, क्या वैल्यू आ रही इसकी 1 - 1/5, 5/25 प्लस 7/25, और कैंसिल हो रहा है क्या आपका ये, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, सर 250। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए बाय बी नहीं होगा, बाय ए होगा सर। गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अच्छा यस सर। पी ए हो जाएगा, तो 9/10 इंटू पी 1/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +9/50, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस, इसको बोल सकता हूँ 5/25 माइनस 7/25 प्लस 9/50। सोल्व कर लेना, आई थिंक क्या आंसर आ रहा है आपका 7/10 आ रहा है क्या, यही आंसर आ रहा है। यस सर। ठीक है, सही थे, मेरे पास शायद कुछ और लिखा हुआ था इसलिए। ठीक है, एक सर्किट वाला क्वेश्चन भी कर देता हूँ, एक सर्किट वाला क्वेश्चन भी मैं दे देता हूँ आपको। इफ two switches S1 and S2 have respectively 90% and 80% chances of working, then find the probability that following circuit will work। पहला क्वेश्चन जिसमें सर्किट ऐसा दे रखा है S1 S2, ये S1 सर्किट, ये S2 सर्किट,
बैटरी, ये आपका क्या है, लैंप। ये पहला है। दूसरा सर्किट ऐसा दे रखा है आपका, बैटरी और लैंप। लाइट का फ्लो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायरेक्शन में। निकालो पहले का आंसर और दूसरे का आंसर। सर फर्स्ट 72%। 72%। सेकंड का फर्स्ट तो सिंपल एग्जांपल है आपका एंड का। ये आपका एग्जांपल है एंड का और ये आपका एग्जांपल है और का। अब इसमें क्या बोला है, सर्किट विल वर्क। सेकंड 98%। 98 देखते हैं कब होगा, व्हेन ए भी वर्क करेगा और बी भी वर्क करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या जाएगा आपका, पी ए वर्क करने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 90 है, मतलब 9/10 है। पी बी की वैल्यू आपकी क्या है, 80%, मतलब 8/10 है। अब ए भी वर्क करे और बी भी वर्क करे, और ए और बी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इस केस में बोल सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों आ जाए, मतलब आपका क्या है, पी ए इंटू पी बी। तो इस केस में तो क्या आ जाएगा आपका 9/10 इंटू 8/10, मतलब आपका क्या है, 72/10। तो प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूँ 0.72 या फिर 72%। सेकंड में क्या आपका, और ये कब होगा, जब ए वर्क करे बी वर्क ना करे, या फिर ए वर्क ना करे बी वर्क करे, या फिर ए और बी दोनों वर्क करे। तो टोटल निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, 1 - प्रोबेबिलिटी ए भी वर्क ना करे और बी भी वर्क ना करे। तो 1 - ए भी वर्क ना करे मतलब 1/10, और बी भी वर्क ना करे तो मतलब 2/10। तो क्या जाएगा आपका 100 - 2/10, मतलब 98/10। तो प्रोबेबिलिटी 98/100 मतलब 0.98, या फिर 98%। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? चलो एक आईआईटी का क्वेश्चन और कर लो, इजी सा क्वेश्चन है। A box containing a box contains 4 bulbs, out of which out of which exactly 2 are defective. Test is carried on bulbs one by one until 2 defective bulbs are obtained. Then find the probability that exactly 2 tests are required. चलो करो।
फॉर बल्ब है जिसमें 2 डिफेक्टिव है 2 नॉन डिफेक्टिव है, तो इस चीज की प्रॉपर्टी निकालो कि एग्जैक्टली 2 टेस्ट आर रिक्वायर्ड। वन बाय सिक्स। गड़बड़ है। और बताओ। देखो आप लोगों ने क्या किया है, 1/3 सर। 1/3 आंसर है। रीजन क्या है, क्योंकि आपके 4 बल्ब है जिसमें 2 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है 2/4, और नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है 2/4। अब मुझे क्या निकालना है, 2 टेस्ट इज रिक्वायर्ड। तो 2 टेस्ट रिक्वायर्ड कब होगा, जब पहली बार निकाला डिफेक्टिव आ गया, दूसरी बार निकाला डिफेक्टिव हो जाए। तो इस केस में 2 डिफेक्टिव बल्ब हो गए आइडेंटिफाई। यूजुअली स्टूडेंट यही सोच पाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर केस और बन सकता है। कौन सा, पहली बार निकाला नॉन डिफेक्टिव, दूसरी बार निकाला नॉन डिफेक्टिव, मतलब जो रिमेनिंग थे वो तो डिफेक्टिव हो गए। क्या इस केस में भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं? आई मिस्टेक समझ में? ठीक है, कर लो आगे। तो पहली बार में डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या जाएगी 2/4, फिर एक निकाल दिया एक फेंक दिया, तो दूसरा डिफेक्टिव आपका क्या, एक डिफेक्टिव बचा है 1/3। पहली बार नॉन डिफेक्टिव मतलब 2/4, फिर 1/3, तो क्या जाएगा आपका 2/12, मतलब 2/6 प्लस 2/6, सॉरी 2/6, 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2/6, तो मतलब 1/3। चलो इसी क्वेश्चन में मैं मान लेता, ये पूछ लेता क्वेश्चन में, इसी में बोलता एग्जैक्टली 3 टेस्ट रिक्वायर्ड, तो क्या आंसर होता? सेम क्वेश्चन होता, मुझे 2 डिफेक्टिव बल्ब आइडेंटिफाई करने हैं, तो उस केस में क्या आंसर होता? 2/3 सर। 2/3 तो गड़बड़ हो जाएगा, दोबारा से देखो। अच्छा, लेकिन उस केस में फिर बल्ब भी ये नहीं होने चाहिए, बल्ब भी होने चाहिए। 3 टेस्ट तो हो नहीं पाएंगे, 5 बल्ब है, 5 बल्ब है, 5 बल्ब्स है जिसमें से 2 डिफेक्टिव। हाँ फिर वो तो क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा, फिर छोड़ो, वो तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, तो तुम सोच के कर ही लोगे। चलो कोई नहीं, इतना ही करते हैं इसमें। नेक्स्ट चालू करते हैं अपन 3 सेट्स में। 3 सेट्स में भी हम वैसे ही करना पड़ेगा जैसे 2 सेट्स में होगा, लेकिन यहाँ पे अपन को रीजन से बनाएंगे और रीजन थोड़े से और स्पेसिफिकली करेंगे। तो 3 सेट्स में आपका क्या है, मैंने जनरल केस ले लिया मैंने कि ये सेट ए है, ये दूसरा सेट बी है, और ये आपका क्या है, तीसरा सेट आपका क्या है, सी है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, रीजन कितने होंगे, 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन, 5 रीजन, 6 रीजन और 7 रीजन। तो रीजन 1 का मतलब क्या हो जाएगा, रीजन 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ए ओनली। रीजन 2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बी ओनली। रीजन 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सी ओनली। रीजन 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। रीजन 5 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बी एंड सी ओनली। रीजन 7 ये है, और रीजन 8 इसको बोल देते हैं। रीजन 6 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सी एंड ए ओनली। रीजन 7 का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी ऑल।
और रीजन 8 का मतलब हो गया नन ऑफ एबीसी। सबसे पहले आपको क्या है, ये रीजन्स में क्लासिफाई करूंगा। अब इसमें मान लो मुझे किसी के बारे में निकालना हो, जैसे जिम करो मुझे पी ए की वैल्यू निकालनी है, तो पी ए में कौन कौन से रीजन, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, तो इसकी वैल्यू बोल सकते हो रीजन 1 प्लस रीजन 4 प्लस रीजन 6 प्लस रीजन 7। मान लो मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, ये हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी रीजन 4 प्लस रीजन 7। मान लो मुझे निकालना है पी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मतलब ये पूरा रीजन मतलब आपका क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ऐसा हो जाएगी। और पूछा जा सकता है मान लो पी एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 का मतलब आपका क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3। इसने पूछ लिया आपका पी एग्जैक्टली 2, पी एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 का मतलब आपका क्या है 4 प्लस 5 प्लस 6, ये रीजन है। पी एटलीस्ट टू मतलब आपका 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ये ऐसे रीजन। तो इनडायरेक्टली आपको क्या रीजन की वैल्यू निकाल देनी है, उसके हिसाब से अपन को सोल्व करना है। तो फॉर्मूला है, दो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर आपका क्या है रीजन की हेल्प से कर सकते हैं। तो मेथड 1 में बताता हूँ आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा जैसे आपका क्या ए यूनियन बी यूनियन सी का था, उसमें जो नंबर था वैसे ही आपका क्या डायरेक्टली हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ पहला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उसकी वैल्यू बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसकी वैल्यू क्या है इनडायरेक्टली किसकी है, पी एटलीस्ट 1, इसको बोलता हूँ पी एटलीस्ट 1 फ्रॉम एबीसी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 आवर की रख मतलब 1 आवर की रखनी है या फिर कंप्लीट कर लूँ 1.5 आवर की, किसी को मैच वैच तो नहीं देखना ना ऐसा। बता दो। अरे कोई कुछ बोलो तो सही। सर पूरी कर लो। पूरी कर लेता ठीक है। अच्छा अब इसको मैं चाहूँ तो मैं एक फॉर्मूले की हेल्प से भी मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं इसको बोल सकता हूँ पी ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ सबमिशन ऑफ पी ए माइनस सबमिशन ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी और माइनस माइनस फिर प्लस सबमिशन ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये तो एक ही केस बनेगा। तो इनडायरेक्टली मैंने इससे लिख दिया। अब इस तरीके से लिखने से मेरे को क्या बेनिफिट होगा, मुझे मान लो 4 इवेंट में निकालने हैं, 5 इवेंट में निकालना है, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो इसकी हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूँ 4 A1 A2 A3 एंड सॉन N इवेंट्स। इसके लिए मैं बोलूंगा तो P A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सॉन यूनियन AN, उसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ समेशन ऑफ P AI, मतलब एक एक का समेशन माइनस उसमें से P AI इंटरसेक्शन AJ, और आई इज नॉट इक्वल टू जे, या फिर 1 2 मैं बोल देता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा, A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस समेशन आपका क्या जाएगा आपका P A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अल्टरनेटिव माइनस P A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 एंड सॉन ऐसा चलता रहेगा जहां तक आपका खत्म नहीं हो जाएगा। मतलब ये इनडायरेक्टली क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ
occurring at least one event. आप डायरेक्टली इससे बोल सकते हो। क्लियर हुआ ये पहला फॉर्मूला? अब मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपसे पूछता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए बी एंड सी इज, विदाउट रीजन बताओ, विदाउट रीजन बताओ अब फॉर्मूले की हेल्प से। पी एग्जैक्टली वन का मतलब क्या होगा? अब देखो, रीजन की हेल्प से नहीं करना है मुझे, मान लो फॉर्मूला बनाना है। तो पी एग्जैक्टली वन मतलब मुझे क्या चाहिए? ए ओनली, बी ओनली और सी ओनली। कौन सा रीजन चाहिए मुझे? इनडायरेक्टली ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। सेट्स पढ़ा होता आप डायरेक्टली आंसर दे सकते थे। ये इनडायरेक्टली कहाँ से आएगा आपका? ये बनेगा आपका पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तो सबमिशन पी ए से आएगा। लेकिन इसमें से ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो ये वाला पार्ट मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करना पड़ेगा इसमें से? मैं माइनस कर दूंगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका सबमिशन मैं माइनस कर दूंगा। लेकिन इससे मेरे पास क्या बेनिफिट हो जाएगा? ये जो बीच वाला पार्ट है, इसके साथ ऐड किया, इसके साथ ऐड किया, इसके साथ ऐड किया, 3 बार ऐड किया और 3 बार आपका क्या है? सब्सट्रैक्ट हो गया। 3 बार ऐड किया, 3 बार सब्सट्रैक्ट हो गया। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार वापस से मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका आंसर आएगा। मतलब इनडायरेक्टली इसका आंसर मैं बोल सकता हूँ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए। अच्छा 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 अच्छा, ये क्या होगा? उल्टा कर दिया मैंने, एग्जैक्टली वन की बजाय कुछ और बोल दिया मैंने। क्या चाहिए? पी एग्जैक्टली वन चाहिए, एग्जैक्टली वन चाहिए, तो मतलब ये वाला माइनस करना है। गड़बड़ हो गई, रुको 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 रुको, एक सेकंड एक सेकंड। मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो क्लियरली कहाँ से आएगा आपका? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी से आएगा। अब मुझे बताओ, ये जो बीच वाला पार्ट है ये कितनी बार आ गया? ए के साथ भी आ गया, बी के साथ भी आ गया, मतलब 2 बार आ गया। मुझे कितनी बार चाहिए? एग्जैक्टली वन चाहिए, एग्जैक्टली वन मतलब ये वाला पार्ट एक बार भी नहीं चाहिए मुझे, 2 बार आ गया, एक बार भी नहीं चाहिए। तो -2 टाइम ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट कितनी बार आ गया? बी के साथ भी आ गया, सी के साथ भी आ गया, 2 बार आ गया। मुझे कितनी बार चाहिए? एक बार भी नहीं चाहिए। तो -2 टाइम ऑफ पी बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली ये टाइम पार्ट भी आपका 2 टाइम्स होगा, -2 टाइम ऑफ पी सी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, इसके साथ ऐड किया, इसके साथ ऐड किया, इसके साथ ऐड किया, 3 बार ऐड किया और 6 टाइम सब्सट्रैक्ट हो गया। तो मतलब 3 बार मुझे उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इसका फॉर्मूला बनेगा। इसलिए मैंने बोला था कि फॉर्मूले से नहीं करना, आपको रीजन से करोगे ज्यादा बेटर रहेंगे। आया समझ में? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सो गए हो क्या? यस सर, आंसर। अब मुझे निकालना हो, मान लो
P exactly 2 from ABC। ये कैसे निकालोगे बताओ जल्दी। काफी टाइम ले लिया। P एग्जैक्टली टू कहाँ से आएगा आपका? P A इंटरसेक्शन B से आएगा, इसमें से इसमें से प्लस P B इंटरसेक्शन C आएगा, प्लस P C इंटरसेक्शन A आएगा। अब ये बताओ बीच वाला पार्ट कितनी बार आ गया? इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके बाद भी है, 3 बार आया। मुझे कितनी बार चाहिए? एग्जैक्टली 2, मतलब एक बार भी नहीं चाहिए। तो 3 बार आ गया, तो मैं एक बार भी नहीं चाहिए, तो मैं -3 टाइम ऑफ P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्लियर हुआ फॉर्मूला? P एटलीस्ट 2 फ्रॉम ABC। एटलीस्ट 2 का मतलब एग्जैक्टली 2 और एक से ज्यादा, मतलब इनडायरेक्टली ये फॉर्मूला बनेगा। P A इंटरसेक्शन B प्लस P B इंटरसेक्शन C प्लस P C इंटरसेक्शन A -2 टाइम ऑफ P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। -2 टाइम क्यों किया? क्योंकि मुझे एक बार तो चाहिए ही होगा। ये सारी चीजें क्लियर हुई सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा, P नन कैसे निकालोगे? P नन, नन ऑफ ABC 1 माइनस P एटलीस्ट 1, मतलब P A यूनियन B यूनियन C। इसके क्वेश्चंस बेसिकली इजी बनते हैं, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। मैं करवाऊंगा आगे, आगे कंटिन्यू मैं लैंग्वेज थ्योरी करवा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। 3 इवेंट में इंडिपेंडेंट और पेयर वाइज, यहाँ पे 2 लैंग्वेज और आ जाती है, 2 लैंग्वेज और आ जाती है जिनका आपको ध्यान रखना होता है। पर क्यों नहीं? और एक सेकंड, हैंग हो गया ये। हम्म, ये होता है आपका पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोई बता सकता है पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा? So given three events A, B, and C, A and B will be mutually exclusive, B and C will be mutually exclusive, C and A will be mutually exclusive, but all three will not be mutually exclusive. नहीं, ये गड़बड़ होगी, ऑल 3 वाला गड़बड़ हो गया। पेयर वाइज का मतलब सारे आपके क्या है? मैं बोलूंगा ABC आर कॉल्ड पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ P A इंटरसेक्शन, या इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। Similarly, B intersection C, similarly C intersection A, and also A intersection B intersection C also 5। मतलब इनडायरेक्टली सारे सारे आपके अलग हो।
ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट नॉट पेयर वाइज। तो एग्जैक्टली यही लैंग्वेज में पूछा जाएगा, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बट नॉट पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये सारी चीज ये एग्जैक्टली भी इसी डेफिनेशन के साथ में आएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब ए बी, मतलब ऐसा दे रखा है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू फाइव है, बट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू फाइव, सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, सिमिलरली सी इंटरसेक्शन ए। बता सकते हो ऐसा कुछ भी, मान लो ऐसा कुछ भी बना दिया, ये ए है, ये आपका क्या है, बी है, ए इवेंट हो गया, बी इवेंट हो गया, सी कोई भी ऐसा इवेंट बना लेता हूँ जिसमें आपका क्या कुछ कॉमन ना हो, मतलब इनडायरेक्टली कुछ इस पैटर्न का सी हो गया। अब देखो यहाँ पे ए बी में कुछ भी नहीं है, बी और सी में कुछ नहीं है, लेकिन तीनों में कुछ कॉमन है। तो ये कंडीशन, मतलब इनडायरेक्टली ये कंडीशन चाहिए होती है। पेयर वाइज म्यूचुअली कंडीशन में ये चार कंडीशन रहेगी, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इसमें ये कंडीशन रहेगी, सिंपल सी। सर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट पेयर वाइज है, हम्म। इसके अंदर जरूरी है कि इंटरसेक्शन भी फाइव के इक्वल ना हो भी सकता है, नहीं भी फाइव हो सकता है। फाइव के इक्वल होगा तभी तो म्यूचुअली नहीं एक्सक्लूसिव सर, होगा। पेयर वाइज। पेयर वाइज में फाइव होना चाहिए, कंडीशन होती है, एग्जैक्टली यही डिफरेंस यही पे क्रिएट होता है दोनों में। नहीं नहीं सर, जो सेकंड वाला है उसके अंदर जो ए इंटरसेक्शन बी है वो आप बोल रहे हो कि फाइव के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये नेसेसरी है कि फाइव के इक्वल ना हो? ऐसा नहीं हो सकता कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता? मतलब इनडायरेक्टली देखो क्या है आपका, तीनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। दो पर्टिकुलर में कुछ कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब ऐसे दो के लिए कुछ कंडीशन नहीं होती तीनों में। मतलब ऐसा जो कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन दो में भी आपका क्या कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन यूजुअली ऐसा ही होता है, मतलब एक केस ऐसा ये भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है इसमें चाहो तो, क्योंकि इसमें तीनों में ओ, कुछ भी ऐसा नहीं है। समझ मैंने गया बस सर। एक एग्जांपल की तरह के दिया है, मतलब कंडीशन ये होती, ये इंपॉर्टेंट होती, ये होता है, लेकिन ऐसा जरूरी ना हो कि इनमें कॉमन हो। लैंग्वेज में बस डिफरेंट इसी टाइप से आएगा। नॉट इफ थ्री इवेंट्स ए बी सी आर कॉल्ड पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। थ्री इवेंट्स ए बी सी आर कॉल्ड पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट इफ, कितनी कंडीशंस होंगी इसमें, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट। ये ऊपर वाली दोनों कंडीशंस मेनली, ये और ये इतना यूज में नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आता है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं पूछा जाता है, आपका पूछा जाता है पेयर इंडिपेंडेंट के लिए। तो ये कंडीशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं कंडीशन के लिए आपको याद रखना है ये कंडीशंस है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला इतना यूज काम का नहीं है, वो नहीं पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट के लिए पूछा जाता है। तो मतलब मैं बोलूंगा तीन इवेंट्स ए बी सी आर कॉल्ड पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब वो पेयर में इंडिपेंडेंट है, मतलब इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, पी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू पी बी इंटू पी सी, एंड पी सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी ए। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये तीन इवेंट्स ए बी सी एक दूसरे के क्या होंगे, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट। दूसरी कंडीशन क्या होता है इसमें, फॉर्मूला क्या होता है आपका,
ये भी नॉट टू में लिख लो। 3 इवेंट्स A, B, C are called mutually independent. कब होगा? If all possible subset of events are mutually exclusive events. मतलब जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब इस केस में कितनी कंडीशंस रहेंगी यहाँ पे 4 कंडीशंस रहेंगी। कौन कौन सा रहेगा आपका? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, पी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू पी बी इंटू पी सी, पी सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी ए। ये तीनों कंडीशन तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन और आ जाएगी आपकी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं पे पूछा जा सकता है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब हर पॉसिबल सबसेट एक दूसरे से आपका क्या इंडिपेंडेंट हो, और पेयर वाइज मतलब सिर्फ दो दो के पेयर में ही आपका क्या इंडिपेंडेंट है। ये डिफरेंस हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का नहीं पूछा जाएगा, जो ऊपर जो लिखवाया था वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो काम का नहीं है, वो चीज नहीं पूछी जाएगी। बस मैंने बता दिया आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। ये दो चीज काम की है, ये दोनों रिजल्ट आप लिख लो, और ये दोनों चीज आई थिंक क्लियर भी हो गई होगी आप लोगों को। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसमें? जैसे मैंने बोल दिया आपका 3 इवेंट है, 3 इवेंट्स हैं, वो आपको क्या है, आपका म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितनी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है? 4 कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे पीएनसी का यूज करके पूछ सकता है। मान लो पूछ ले आपका क्या, मान लो ऐसे दे दिया आपका 5 इवेंट्स हैं ए बी सी डी ई, इनके लिए म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितनी कंडीशन रिक्वायर्ड होगी? बता सकते हो कितनी कंडीशंस रिक्वायर्ड होगी? कितनी कंडीशंस रिक्वायर्ड होगी? 26. 26, बिल्कुल सही आंसर। 26 कंडीशंस रिक्वायर्ड होगी। कैसे? देखो, 3 इवेंट के लिए क्या होना चाहिए? 3 इवेंट में दो दो का हो सकता है, या फिर 3 3 के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो 3+1 मतलब 4 आए थे। या फिर इसको इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा तो आपका क्या है, 3 इवेंट में 2 की पावर 3 माइनस 0 वाला माइनस 3C1 वाला। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ? 2 की पावर 3 -1 -3। तो ये भी हो सकता है। तो मैं n इवेंट्स की बात करूं तो n इवेंट्स में क्या बन सकते हैं आपका? 2 की पावर n माइनस NC0 माइनस NC1। मतलब आपका क्या है? 2 की पावर n -1 -n। इतनी कंडीशंस रहेंगी। 5 इवेंट्स होंगे तो 5 इवेंट्स में कितनी कंडीशंस रहेगी? 2 की पावर 5 -1 -5। मतलब आपके क्या है? 26 कंडीशंस रिक्वायर्ड रहेगी। सर वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट में डाउट था। वो ऊपर वाला जो एक्सक्लूसिव ऊपर जो है वाला ना, इसको छोड़ दो, ये वैसे भी कोई काम का नहीं है। अपने काम का कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट और ये पेयर वाइज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, ये काम का होता है, वो ऊपर वाला काम का नहीं होता है। नहीं, ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट में अगर हाँ।
ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, मतलब ए एंड बी में कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, एंड बी नहीं नहीं एंड सी। नहीं नहीं, देखो आप दो चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ये कंडीशन आती है तो आपका क्या है, ये आपका पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होगा दो दो में। लेकिन तीनों भी आ जाएगा तो ये आपका क्या, पेयर वाइज नहीं बोलेंगे उसको, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोलूंगा। जबकि ये तीसरी, देखो दोनों में ये तीनों कंडीशन तो कॉमन आती ही आती है, पेयर वाइज और म्यूचुअली हो। लेकिन ये तीसरी कंडीशन होती है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, यदि तीसरी कंडीशन नहीं हो पाती तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। दो ही टाइप के इंडिपेंडेंट पढ़ने हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और पेयर वाइज। म्यूचुअली में सारे पॉसिबल आ जाएंगे, जबकि पेयर वाइज में दो दो के पेयर, पेयर वाइज में दो दो के पेयर ही देखते हैं अपन को। यही डिफरेंस देखना है। ऊपर जो पढ़ा था वो अलग चीज है, वो एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कोई काम की चीज नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो। काम का यही होता है इंडिपेंडेंट वाला। अब एंड क्लियर हुआ? अगर among the three events, if at least one pair is independent, then can we say that those three events can is नहीं pairwise नहीं independent? नहीं, पेयर वाइज के लिए सारे इवेंट्स में होना चाहिए, फॉर ऑल इवेंट्स। Okay. ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। दो टाइप के क्वेश्चन मैं करवाता हूँ इसमें। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया आपका, let a fair coin is tossed twice and defined event A event as first toss result is head, B event second toss result is head, or C event there is at least one head. Then find whether A, B, C are pairwise independent or mutually exclusive independent या independent। तो इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा, वो ऑप्शन देगा ए एंड बी आर पे इंडिपेंडेंट, बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इस टाइप से ऑप्शन देगा। जेई में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, पीजीडीबी में भी आ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट पे। Sir, only A, B are pairwise independent, while others are not. ठीक है, क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ए इवेंट को मैंने बताया फर्स्ट टॉस आपका क्या है, हेड। ट्वाइस है आपका तो फर्स्ट हेड है, तो फर्स्ट हेड आए तो सेकंड हेड आ सकता है, फर्स्ट हेड है तो सेकंड टेल आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इवेंट क्या है आपका, फर्स्ट हेड होना। बी आपका क्या, सेकंड हेड, सेकंड हेड है तो फर्स्ट आपका हेड भी हो सकता है, सेकंड हेड है तो फर्स्ट आपका क्या, टेल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी क्या दे रखा है आपका, एटलीस्ट वन हेड। मतलब एटलीस्ट वन हेड मतलब हेड टेल, टेल हेड, या फिर हेड हेड, बोथ हेड, ये हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैं देखूंगा तो पी ए की वैल्यू आपके पास आ गई है
पी ए इज इक्वल्स टू 1/2, पी बी इज इक्वल्स टू 1/2 और पी सी इज इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ पे मैं देखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ कॉमन है, ए और बी में कॉमन क्लियरली दिख रहा है आपका, हेड हेड कॉमन है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या है, एक हेड हेड है। तो क्लियरली मैं बोलूंगा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या जाएगी, 1/4 विच इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। मतलब ए और बी तो आपके क्या है, इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में इंटरसेक्शन देखूंगा तो हेड हेड आ रहा है, टेल हेड आ रहा है, तो आपका क्या दे रखा है, हेड हेड और टेल हेड दोनों आ रहे हैं। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है आपका, 2/4। और इसकी वैल्यू मैं देखूंगा पी बी इंटू पी सी, पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 1/2 इंटू 3/4, तो क्या जाएगी 3/8 विच इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब बी और सी तो नहीं है। सिमिलरली सी इंटरसेक्शन ए देखूंगा, सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए नहीं है, तो सी और ए में इंटरसेक्शन देखूंगा तो आपका क्या है, अगेन वही कॉमन आपका 2/4, और ये भी नहीं है, मतलब ओनली ए और बी आपका क्या इंडिपेंडेंट है। अब ये आपका क्या पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की तो बात ही नहीं करेंगे, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की बात नहीं करेंगे। तो इस केस में ऑप्शन ऐसे देंगे, ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, बी और सी आर इंडिपेंडेंट, सी और ए आर इंडिपेंडेंट, और ऑल आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। इस टाइप से चार ऑप्शन देके अपन आंसर निकाल पाएंगे। आया समझ में क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन और कर लो इस टॉपिक पे। क्वेश्चन दे दिया आपका, लेट ए बॉक्स कंटेन 50 defective and 50 non-defective bulb, and let two of them are drawn one by one with replacement। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों का मतलब पता है ना सब लोगों को? Yes, sir. विद रिप्लेसमेंट का मतलब देखा, उसका कलर ऑब्जर्व किया और वापस से आपको पुट कर दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब निकाल के फेंक दिया। तो विद रिप्लेसमेंट में परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले नहीं लगे, विदाउट रिप्लेसमेंट में पीएनसी वाले जो फॉर्मूले वो लग जाएंगे। देन events are defined as, if events are defined as A दे दिया आपका फर्स्ट बल्ब is defective, B दे दिया सेकंड बल्ब is defective, और C दे दिया either both are defective or both are non-defective। Then find whether A, B, C are pairwise independent or mutually exclusive or both, mutually exclusive, independent or both।
आंसर है, काफी टाइम ले लिया यार। देखो, पहला इवेंट क्या दे रखा है आपका, फर्स्ट इज इफेक्टिव, मतलब फर्स्ट डिफेक्टिव होगा, सेकंड आपका कुछ भी हो सकता है, डिफेक्टिव भी हो सकता है, फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है, इवेंट ए। बी क्या है, सेकंड इज डिफेक्टिव, मतलब सेकंड डिफेक्टिव है तो फर्स्ट डिफेक्टिव भी हो सकता है, सेकंड डिफेक्टिव है तो फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। और सी क्या है आपका, आइदर डिफेक्टिव और आइदर नॉन डिफेक्टिव। तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल आपके क्या डिफेक्टिव कितने थे आपके, 2/50, पहला डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव है वापस रख दिया, दूसरे में भी अब रखूंगा। अच्छा ये, एक मिनट, 2/50 आएगी या कुछ और आएगी, जल्दी से बताओ प्रोबेबिलिटी। C1/100 C1 यानी 50/100 आएगा ना क्यों, दोबारा सर? सोचो। सर 50 है ना डिफेक्टिव। विद विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट क्या 100 मैटर करेगा अपने लिए, अपने लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, दोनों डिफेक्टिव हो सकते हैं, दोनों नॉन डिफेक्टिव हो सकते हैं, एक डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, ये चार ही सैंपल स्पेस होंगे क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है ना। पॉसिबिलिटी अपने पास यही हो सकती है, तो इसका मतलब पी ए कि इन दो में से तो 2/4 मतलब 1/2, पी बी 2/4 मतलब आपके क्या है 1/2, और पी सी ये भी आपका क्या है 2/4 मतलब आपका क्या है 1/2। आया समझ में, विद रिप्लेसमेंट से क्या फर्क पड़ जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में 50C1 निकालना पड़ता है, लेकिन विद रिप्लेसमेंट में तो ये कंडीशन बनेगी, 50 देखने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास केस ही चार बनेंगे। ए इंटरसेक्शन बी देखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी देखूंगा तो ए और बी में कुछ कॉमन है, एक ही कॉमन है, डिफेक्टिव डिफेक्टिव, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/4, विच इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, मतलब ए और बी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ए और बी आर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो बी और सी में, बी और सी में क्या कॉमन है आपका, डिफेक्टिव डिफेक्टिव कॉमन, इसकी वैल्यू भी 1/4, मतलब ये वैल्यू भी आपकी क्या पी बी इंटू पी सी के इक्वल हो रही है, तो मतलब ये भी हो जाएंगे। सिमिलरली सी इंटरसेक्शन ए में निकालूंगा, सी इंटरसेक्शन ए में निकालूंगा तो उसमें कॉमन देखूंगा, तो इसमें कॉमन देखूंगा तो सी इंटरसेक्शन ए, इन दोनों में से मैं कॉमन देखूंगा तो इस केस में भी एक ही कॉमन आ रहा है आपका डिफेक्टिव डिफेक्टिव, इसकी वैल्यू 1/4 मतलब आपका क्या है पी सी इंटू पी ए, तो ये भी हो जाएगा, मतलब ए बी सी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट ये तो है। अब मैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट चेक करता हूँ कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उस केस में मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चेक करता हूँ, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कुछ कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्लियरली एक कोई कॉमन आ रहा है आपका डिफेक्टिव डिफेक्टिव, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/, इसकी वैल्यू पेयर वाइज होगा मतलब पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/8, तो क्लियरली ये इक्वल नहीं है, तो मतलब ये क्या आ जाएगा आपका पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली। आया समझ में कंसेप्ट, यस ना बोलो। यस सर। चलो 3 सेट पे क्वेश्चन नहीं करवाया था, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, इस पे मुझे लगता नहीं करवाने की जरूरत है, फिर भी अब ट्राई कर लेना होमवर्क में 3 सेट पे।
नेक्स्ट टाइप से फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा सैटरडे को, मोस्ट प्रोबेबली संडे से। आई थिंक संडे की क्लास तो मैं ले नहीं पाऊंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से मैं आपका कैलकुलस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, ये होमवर्क है। ए प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक is given to 3 students A, B and C whose chances of solving it are 1/2, 1/4, 1/2, 3/4 and 1/4 respectively. Then what is the chances that पहली प्रॉब्लम इज सॉल्व? प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या हो गया? किसी से भी सोल्व हो, 1 से सोल्व हो, 2 से सोल्व हो, 3 से सोल्व हो, ए से, बी से, सी से, मतलब A union B union C. ए यूनियन बी यूनियन सी। सेकेंड, solved by exactly one from A or B or C. Third, solved by exactly two. A और B और C, तीनों के मैं फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ। डायरेक्टली फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना और सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी क्या क्या बाकी रह गया है? इनफाइनाइट प्रॉब्लम रह गई है, इन्फिनिटी प्रॉब्लम रह गई है, बेस थ्योरम रह गई है और टोटल प्रोबेबिलिटी रह गई है। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आप लोग स्टैटिस्टिक वाले हो तो फिर मुझे लगता है कि 2 लेक्चर और लग जाएंगे आपको, क्योंकि आपका स्टैटिस्टिक के लिए वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस वो सारी चीज़ भी पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पीजीडीबी में वो चीज़ पूछ सकता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन इस वीक तो कंटिन्यू करते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। Thank you, sir. और बाय बाय।